हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 हिंदी विषय देखेंगे जो आने वाले परीक्षा 18 तारीख के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पहला प्रश्न से हम शुरू करेंगे। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है, भारत कैसा देश है। देखिए, भारतवर्ष कैसा देश है। भारतवर्ष कैसा देश है। पुराना, नया, बहुत पुराना, बहुत नया, है ना। तो हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। भारतवर्ष कैसा देश है। बहुत पुराना देश है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आगे हम देखेंगे कि कौन देश, देखिए लिखा हुआ है, कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहला रहा है। अर्थात कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा। तो कौन सा देश कहलाता रहा। भारत देश, है ना। आगे देखेंगे, शावर बाथ का क्या अर्थ है। शावर बाथ का क्या अर्थ है। तो शावर बाथ का अर्थ होता है झरना स्नान। आगे हम देखेंगे, भारतवासी किस पर डटे रहे। भारतवासी किस पर डटे रहे। पुरानी सभ्यता संस्कृति पर, नई सभ्यता संस्कृति पर, आधुनिक सभ्यता संस्कृति पर, या तकनीकी सभ्यता संस्कृति पर। पैसेज में ढूंढेंगे। देखिए लिखा हुआ, भारतवासी को अपनी रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतवासी किस पर डटे हुए हैं। पुरानी सभ्यता संस्कृति पर। आगे हम आएंगे, देखिए पढ़ना है। लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आगे फिर है, इसी प्रकार से आगे है, लेकिन हमको पैसेज पे जाना है ना। हमको पैसेज पे जाना है। और देखिएगा लिखा हुआ है, किससे डर कर नौका पार नहीं होती है। तो किससे डर कर नौका पार नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है ना। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम देखेंगे, नन्ही चींटी दाना लेकर, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो अभी अभी हम देखे थे कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर। कहाँ चढ़ती है। दीवारों पर, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो इसको भी हम देखेंगे। लिखा हुआ है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। क्या भरता है। साहस भरता है। ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3। आगे है, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है। तो सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है। देखिएगा लिखा है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। कौन लगाता है। गोताखोर लगाता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कैसे लोगों की हार नहीं होती है। तो शुरू में ही पढ़े थे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आगे हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है, वह बाजार गया और सामान खरीद कर ले आया। वह बाजार गया और सामान खरीद कर ले आया, है ना। तो हम देखेंगे इसमें, वह बाजार गया और सामान खरीद कर, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। कौन वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो इसमें की यदि आ जाएगा तो मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य। मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे, ये कृत वाच्य है।
आगे देखेंगे हम, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। तो आम खाया जाता है, याजा, याजा आदि लगा रहेगा तो हम जानेंगे ये कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य। ठीक है, कौन सा वाच्य, कृतवाच्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, चूंकि इसमें भाववाच्य दिया है। आगे देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, रेखांकित पद का सही पद परिचय कौन सा होगा। तो मुंशी प्रेमचंद क्या जातिवाचक संज्ञा है? नहीं। तो ये कौन सा संज्ञा है? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन, एक वचन, पुल्लिंग भी है और कर्ता भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसमें जातिवाचक संज्ञा दिया था। आगे है, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, कौन सा अलंकार है? तो ये मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट आएंगे हम और देखेंगे, मधुबन की छाती को देखो सुखी इसकी कितनी कलियां, कौन सा अलंकार है? तो ये स्लैश अलंकार है। नेक्स्ट हम आएंगे, फिर देखेंगे पैसेज दिया हुआ है। अब पैसेज में लिखा हुआ है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए, जिस दिन उसका बेटा मरा, एकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था, है ना, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, उसे और भी मानते थे। लेकिन क्या कर रहे थे जब वो मर गए थे उसका बेटा, तो क्या वो रो रहे थे? नहीं, गा रहे थे। हाँ, कुछ गा रहे थे। लिखा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, संगीत साधना। ठीक, आगे हम देखेंगे, भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा कैसा था? अभी तो हम देखें, सुस्त और बोदा था। कैसा था? सुस्त और बोदा था। नेक्स्ट हम देखेंगे, भगत जी की पुतहू कैसी थी। तो भगत जी की पुतहू कैसी थी? तो लिखा है, सुभग सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिक थी, घर की पूरी प्रबंधिका थी, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, बोदा का क्या अर्थ है। तो बोदा का अर्थ क्या होता है? बोदा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। आगे फिर कविता से है, लिखा हुआ है फसल, इसमें लिखा हुआ है प्रमुख पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो कविता के हेडिंग से ही हमको समझ में आ रहा है कि किससे ली गई है, फसल से ली गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, फसल किसका जादू है। तो फसल किसका जादू होता है? नदियों के पानी का। नेक्स्ट देखेंगे, फसल किसका रूपांतर है। तो फसल सूरज की किरणों का रूपांतर है। नेक्स्ट देखेंगे, फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है। आगे देखेंगे हम, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। आगे, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो शहनाई को बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा। तो सुई धागे का आविष्कार शरीर ढकने और सर्दी गर्मी से बचने के लिए, है ना। आगे हम देखेंगे, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किसके माध्यम से व्यक्त किया है। तो तेल की गगरी के माध्यम से, हाँ, तेल की गगरी के माध्यम से। उसके बाद कमल का पत्ता, हारिल की लकड़ी और प्रेम की नदी। यहाँ पे है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ जो है व्यक्त की है, इसमें सबसे सटीक हो जाएगा हारिल की लकड़ी। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग रहा था। तो कवि सुख का स्वप्न देखकर जाग रहा था। भोलानाथ के सिर में क्या थी। तो भोलानाथ के सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न हम देखेंगे, लिखा हुआ है, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है।
तो ये सिक्किम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सिक्किम की। धन्यवाद।